हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं विविध की टॉपिक ख़त्म कर दूंगा तो कोई एक सब्जेक्ट चालू करूंगा, तो बायोलॉजी की क्लास में चालू किया हूँ। लुसेंट 2025 के विविध वो टॉपिक में सारे कवर करवा चुका हूँ। प्लेलिस्ट सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप कर सकते हैं। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि वहाँ से 10 नंबर आने की संभावना हर एक क्लास में बनी रहती है। ये जो बायोलॉजी क्लास में चला रहा हूँ, लेसन 1 से लेकर 3 तक मैंने करवा दिया है। ये 4 नंबर है, अनुवांशिक चैप्टर है, अनुवांशिकी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुवांशिकी चैप्टर। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अनुवांशिक लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगर जोहान्स मेंडल ने दिया था। किसके बारे में? तो अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1822 से लेकर 1884। इसी कारण उन्हें अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। किसे? जोहान्स मेंडल को। आगे देखते हैं कि अनुवांशिकता शब्द जो है विलियम्स वाटसन ने दिया था, जबकि जीन जो है ये शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया था। यानी क्या कह रहा है कि अनुवांशिकता शब्द जो है विलियम वाटसन ने दिया, लेकिन जीन शब्द जो है आपको विल्हेल्म जोहानसन ने दिया था। अनुवांशिकी संबंध प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया। ये सबको पता है कि मेंडल ने मटर के प्रयोग किया था पौधे का। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया। पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय एवं द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे टीटी तथा बौने टीटी पौधे के बीच क्रॉस करवाया और निम्न परिणाम प्राप्त हुए। ये क्या कि एक लंबे दो लंबे लिए और 2 छोटे छोटे लिए। लंबा टीटी पौधा जो है उसका बौना टीटी प्रति पौधे से संयुग्म करा गया, तो क्या हुआ? एक बड़ा और एक छोटा, सभी पौधे संकर लंबे जो F1 पीढ़ी के थे उसमें स्वपरागन किया गया। स्वपरागन विधि कहलाए। क्या हुआ? तो एक लंबा हुआ, दूसरा छोटा हुआ। स्वपरागन के 3 विधियाँ हैं, शुद्ध लंबे हुए, संकर लंबे हुए और शुद्ध बौने F2 पीढ़ी हुए। आगे कि शुद्ध लंबे जो है उसमें क्या हुआ? टीटी का 25% भाग आया। संकरण लंबे जो हुए उसमें टीटी का कैपिटल टी और स्मॉल टी का 50% हिस्सा आया। और शुद्ध बौने यानी F2 पीढ़ी में जाए यानी दोनों छोटे जब हो गए तो 25% हिस्सा आया। इससे भी स्वपरागन हुआ। स्वपरागन यानी खुद से हमेशा शुद्ध लंबे। इससे जो मतलब ये शुद्ध लंबा हुआ यानी शुद्ध लंबा ही हुआ ये टोटल। और इसमें जो है ये क्या हुआ? 75% लंबा है तो 1% क्या है यानी 25% क्या है? तो शुद्ध बौना है। 75% लंबे हैं यानी तीसरा भाग, और क्या है तो 1 क्या है तो ये शुद्ध बौना है। स्वपरागन में यानी शुद्ध बौना F2 पीढ़ी की बात करें तो हमेशा शुद्ध बौना ही रहेगा ये F3 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी का पौधा फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। पूछता है कि F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। और जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? 1:2:1। 1:2:1। द्विसंकरीय क्रॉस यानी डायहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज वो हरे एवं झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधे को क्रॉस करवाया। इससे गोल तथा पीला बीज क्या हुआ? प्रभावी होता है। गोल तथा पीला और झुर्रीदार था हरा की अगर बात करें तो गोल तथा पीला यानी कैपिटल डबल और कैपिटल डबल वाई, और झुर्रीदार में स्मॉल डबल और स्मॉल वाई डबल वाई। इससे क्या हुआ? तो एक कैपिटल और एक वाई यानी गैमिट बना। और इसमें क्या हुआ कि छोटा और छोटा वाई से गैमिट बना। गैमिट, इससे भी गैमिट बना, इससे भी गैमिट हुआ। जब इन दोनों का संकरण करवाया गया तो स्वपरागन विधि हुआ। गोल तथा पीला संकर बीज यानी F1 पीढ़ी का स्वपरागन हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि कैपिटल और छोटा आर बना और कैपिटल वाई छोटा वाई बना यानी गोल पीला। और कैपिटल और छोटा आर बना और वाई जो है एक कैपिटल एक वाई बना यानी गोल पीला ऐसे बना। अब देखते हैं नर युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक है। ये क्या है? तो मादा युग्मक की बात किया जा रहा है। आर वाई, आर स्मॉल वाई, आर कैपिटल वाई और आर स्मॉल वाई। इसमें डबल आर डबल वाई बनेगा, डबल आर वाई एक छोटा वाई बना। तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है इतना चीज़ देखने का। गोल व पीला बना, गोल व हरा बना, गोल पीला बना, झुर्रीदार बना, ये सब इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। ये राम कहानी है, इसको छोड़िए। अतः क्या देखते हैं कि अतः F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? ये इंपॉर्टेंट है। F2 पौधे का फिनोटाइप अनुपात कितना होता है? 9:3:3:1। और F2 पौधे का जीनोटाइप अनुपात कितना होता है? तो 1:2:1:2:4।
1:2:1:1:2 4:2:2 यानी 2, यानी 1:2:1:2:4:2:1:2:1 यानी 121 आप बाद में लगाइए और लास्ट बीच में लगा दिए, यानी 121 का मल्टीप्लाई 2 यानी 242। ऐसे ट्रिक है याद करने का। और ये तो ऐसे ही हो जाएगा 9:3:3:1। उपयुक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधित कुछ नियम दिए। क्या दिए? आनुवंशिकता संबंधित कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संसंक्रियन क्रॉस के आधार पर और तीसरा नियम जो है द्विसंक्रिय क्रॉस के आधार पर आधारित है। मेंडल के नियम की बात करें तो पहला उसका नियम दिया यानी प्रभाविकता का नियम दिया। किसने दिया? प्रभाविकता का नियम किसने दिया? लॉ ऑफ डोमिनियंस का नियम किसने दिया? तो मेंडल ने दिया। इसमें कहा गया कि एक जोड़ा विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता के संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होता है। क्या है कि अगर विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता के संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में क्या होगा? तो प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देते हैं प्रथम पीढ़ी में, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी की प्रकट होता है। क्या होता है कि अगर F1 पीढ़ी का जैसे माता पिता क्रॉस हुआ तो उसमें क्या होगा कि F1 फर्स्ट पीढ़ी में जो है ये जो गुण दिखाई देंगे आपको अप्रभावी गुण, मतलब फर्स्ट गुण ही दिखेगा, और सेकेंड गुण होगा उसके अंदर मौजूद होगा लेकिन वो सेकेंड पीढ़ी में दिखेगा। यानी पिता को जो बच्चे होंगे यानी बेटे में नहीं दिखेगा, लेकिन बेटे के जो बच्चे होंगे यानी पिता के पोते में, तो उनमें ये गुण दिखेंगे कुछ। पृथक्करण का नियम क्या होता है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लक्षण कारकों जीनों के जोड़ी के दोनों कारकों युग बनाते समय, यानी लक्षण कारकों यानी जीनों के जोड़े के दोनों कारकों युग बनाते समय पृथक हो जाते हैं। क्या होते हैं? पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं इसको। दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम हो गया, या प्रभाविकता का नियम किसने दिया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। जीव जातीय गुणसूत्र ये भी याद रखेगा, यानी एक्स के रेसिस में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 2 होते हैं। एक्स रेसिस में 2 होते हैं। मच्छर में 6 होते हैं। घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र होते हैं। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र की संख्या 12 होती है। मटर में 14 होता है। प्याज में 16 होता है। मक्का में 20 होता है। टमाटर में 24 होता है। मेढक में 26 होता है। नींबू में 18 व 36 होता है। बिल्ली में 38 होता है। बिल्ली में कितने होते हैं? 38। मांस में 40 और चूहा में 42 होता है। गेहूं में 42, खरगोश में 44, मनुष्य में 46, आलू में 48, चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़ा में 64, कुत्ता में 78, कबूतर मसीह टेरिडोफाइटा में 1300 से लेकर 1600 ईस्वी, 1300 से लेकर 1600। ठीक है। उसके बाद है आपको कि किसी एक युग्मक में पहुंचते हैं, किसी एक युग्मक में पहुंचता है। क्या पहुंचता है? तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है? जो लक्षण कारकों जीनों के जोड़े के दोनों कारकों युग बनाते समय पृथक हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्म में पहुंचता है। कोई एक ही कारण पहुंचता है, क्योंकि जब पृथक हो जाता है। इस नियमों को युग्मों की शुद्धता का नियम कहते हैं। युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसने दिया? तो ये भी ग्रेगर जॉन मेंडल ने साहब ने ही दिया था। इसमें है कि जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है? तो स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करते। एक लक्षण की वंशानुगति जो है दूसरे को प्रभावित नहीं करते। यही नियम क्या कहलाता है? तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाता है। ये भी मेंडल ने दिया। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम उपयोग किया। किसके लिए? तो अनुवांशिक में। जेनेटिक्स नाम किसने किया? वाटसन ने यूज़ किया था 1905 में। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। जोहानसन ने किया क्या? तो सर्वप्रथम 1909 में जीन शब्द का प्रयोग किया। फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप में जो है जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? फिनोटाइप। यानी ऐसे लक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से हम देख सकते हैं। अब देखते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों यानी जीन का बना होता है। जीनोटाइप। युग्म विकल्पी देखिए यानी एलिस एक ही गुण के विभिन्न विपारीय रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे के युग्म विकल्पी या एलिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दूसरे के युग्म
विकल्पी या एलील कहते हैं, यानी एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप क्या होते हैं तो युग्म विकल्पी कहलाते हैं। एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप प्रारूप जो है क्या कहलाते हैं तो युग्म विकल्पी कहलाते हैं। संलग्नता बात करें, लिंकेज की बात करें संलग्नता की। संलग्नता एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों के इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, संलग्नता कहते हैं। क्या कह रहा है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों को एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति, एक ही साथ होने की प्रवृत्ति है, यह जीनों की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, संलग्नता। नाम से ही मिलनसार क्या कहते हैं मालूम हो रहा है। जबकि जीन को एक ही गुणसूत्र स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संलग्न जीन कहते हैं, यानी लिंकेज जीन्स कहते हैं। लिंग संलग्न जीन यानी सेक्स लिंकेज लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं, एक्स गुणसूत्र पर, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या जो है मॉर्गन ने 1910 में की थी, मॉर्गन ने 1910 में की थी। मनुष्य में कई लिंग संलग्नता गुण जैसे कि रवनधनता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइक्रोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। लिंग संलग्नता गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं। लिंग संलग्नता गुण जो है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में क्या होता है, ज़्यादा प्रकट होते हैं। मानव आनुवांशिक ह्यूमन जेनेटिक्स का टॉपिक पढ़ते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स गुणसूत्र का नामकरण किसने दिया था, डब्ल्यू वाल्टेयर ने दिया था 1888 में। गुणसूत्र का नाम किसने दिया तो डब्ल्यू वाल्टेयर ने दिया था 1888 में। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाते हैं, जीनोम। जीन इन्हीं गुणसूत्र में पाया जाता है। जीन जो इन्हीं गुणसूत्र में पाया जाता है, किस में, जीनोम में। गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांग में होती है तो इसे प्लाज्मा जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा जीन। 1956 ईस्वी में एच बेंजर द्वारा, किसके द्वारा, एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई किसके द्वारा, तो एस बेंजर के द्वारा दी गई। इनके अनुसार जीन के कार्य इकाई किससे है तो सिस्ट्रॉन उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन तथा पुनः संयोजन इकाई को रेकॉन कहा गया। मानव में 20 आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। मानव में कितने आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं तो 20। आर्थर कॉनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। जिसकी सहायता से किसका संश्लेषण होता है तो डीएनए का संश्लेषण होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात करें तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरी शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। कितने प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, 2 प्रकार के। आधे हुए जिनमें 23वीं जोड़ी क्या होती है, एस गुणसूत्र। आधे हुए बनते हैं अर्थात 22 + X, और आधे में जिन्हें 23वीं जोड़ी में Y गुणसूत्र होता है, यानी 22 + Y। नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 + X होता है तथा पुरुषों में 22 नारियों में एक समान प्रकार के गुणसूत्र अर्थात 22 + X तथा 22 + X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज यानी जायगोट वाली 23वीं जोड़ी क्या हो जाती है तो XX हो जाती है, और इससे बनने वाले संतान लड़की होती है। यानी XX मिल जाएगा तो लड़की और XY मिलेगा तो लड़का। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा और संतान कैसा होगा तो लड़का होगा। अतः पुरुष और गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए ये क्या है तो गुणसूत्र यानी XY का मिलना जो है ये उत्तरदायी होता है, मेन उत्तरदायी इसी को होता है। यानी पुरुष का अगर X मिल गया, महिला का X मिल गया पुरुष के X से तो वो लड़की हो जाएगा, और महिला का X पुरुष के Y से जाके मिल गया तो वो लड़का होगा, जायगोट बनाएगा। तो प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन जो है प्रखनली के अंतर ही होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किया जाता है। अनुवांशिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें। अनुवांशिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जैसे कि TH हेक्सेलेन ने जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक अधिकार है। TH हेक्सेलेन ने कहा कि जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार है।
डब्ल्यू फ्लेमिंग ने कहा, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द प्रतिपादित किया, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द को प्रतिपादित किया, क्रोमेटिन शब्द को प्रतिपादित किया। ई स्टार्न्सबर्गर ने कहा, ई स्टार्न्सबर्गर ने पौधे में कोशिका विभाजन वर्णन किया। क्या किए वो योगदान के बारे में बात किया जा रहा है। ई स्टार्न्सबर्गर ने पौधे में कोशिका विभाजन का वर्णन किया, ई स्टार्न्सबर्गर ने। डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, डब्ल्यू और फ्लेमिंग ने माइटोसिस शब्द प्रतिपादित किया। माइटोसिस सेल के चैप्टर में पढ़े थे। माइटोसिस शब्द प्रतिपादित किसने किया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। डब्ल्यू राउस के बाद देखा जाए, डब्ल्यू राउस में भ्रूण विज्ञान की स्थापना की। भ्रूण विज्ञान की स्थापना किसने की? डब्ल्यू राउस ने। डब्ल्यू वाल्टेयर की अगर बात की जाए, वाल्टेयर की, तो वाल्टेयर क्रोमोसोम शब्द प्रतिपादित किया। कौन? वाल्टेयर क्रोमोसोम शब्द को प्रतिपादित किया वाल्टेयर। एच हैरिगल वो एच विल्फ्रोथ, एच हैरिगल वो एच विल्फ्रोथ दलहनी पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया। दलहनी पौधे में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया। डी इवानोव्स्की विषाणु के अस्तित्व के प्रमाण दिए। विषाणु के अस्तित्व के प्रमाण दिए डी इवानोव्स्की। आगे देखें, एच विजमैन जो है जर्म प्लाज्मा की निरता का सिद्धांत दिया। जर्म प्लाज्मा की निरता का सिद्धांत दिया कौन? एच विजमैन। ई बुकनर की बात करें, ई बुकनर ईस्ट कोशिकाओं में एंजाइम प्राप्त करके ईस्ट कोशिका से एंजाइम प्राप्त करके उनमें किण्वन कराया और उन्हें जाइमीज नाम दिया। उसे क्या नाम दिया? तो जाइमीज। आर अल्टमान का बात करें, आर अल्टमान की, तो न्यूक्लिक एसिड शब्द प्रतिपादित किया। आर अल्टमान जो न्यूक्लिक एसिड शब्द क्या प्रतिपादित किया। ह्यूगो डे व्रिज उत्परिवर्तन सिद्धांत दिए। उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है? तो ह्यूगो डे व्रिज को कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टर की बात करें तो कार्ल लैंडस्टर ने रक्त वर्गों का पता लगाया। टबॉट जीवाणु भोजी की खोज की टिबॉट। क्या कहते हैं? ग्रिफिथ न्यूमोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही अनुवांशिक क्या तो पदार्थ हैं। ग्रिफिथ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज की कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नॉल और रस्का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का निर्माण कराया। नॉल व रस्का जो है प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण। जी डोमेक सल्फा ड्रग की खोज की। जी डोमेक ने सल्फा ड्रग की खोज की। एच जी टंसले ने इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया। एच जी टंसले ने इकोसिस्टम पारितंत्र शब्द का प्रयोग किया। हैंस क्रेब ने श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया। हैंस क्रेब्स ने श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र का खोज का पता लगाया। श्वसन के दौरान CO2 इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। S.A. वैक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। जेवी समनर ने एंजाइम यूरिएज को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किया। एंजाइम यूरिएज को क्रिस्टल के रूप में क्या किया? तो पृथक्कृत किया। जॉन सॉल्क की बात करें तो पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किया। जॉन सॉल्क ने पोलियो से बचाव के लिए टीके का निर्माण किया, जिसे क्या कहते हैं? सॉल्क टीका कहा जाता है। जिसे क्या कहा गया? तो सॉल्क टीका कहा गया। C.O. मिलर वो आगे है। C.O. मिलर वो F.S. स्क्रूंग ने कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज की। कोशिका विभाजन के लिए क्या किया? हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज की कौन? C.O. मिलर वो M.S. स्क्रूंग। अरविंद खुराना की बात करें तो पुनरावृत्तीय अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से अनुवांशिक कोडों का निरूपण किया। क्रिश्चियन बर्नार्ड पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया। कौन? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड। रॉबर्ट एडवर्ड की बात करें तो रॉबर्ट एडवर्ड प्रखनली शिशु विकसित करने का तकनीक विकसित की। रॉबर्ट एडवर्ड जो है प्रखनली शिशु विकसित यानी टेस्ट ट्यूब बेबीज विकसित करने का तकनीक विकसित किया। कौन? तो रॉबर्ट एडवर्ड ने किया। रॉबर्ट जार्विक की बात करें तो कृत्रिम हृदय विकसित किया पेसमेकर। इन्हीं के नाम पर जैविक 7 नामक कृत्रिम हृदय बना गया। जैविक 7 नामक कृत्रिम हृदय बना गया। रॉबर्ट जार्विक ने किया पेसमेकर का खोज, कृत्रिम हृदय। आगे वनस्पति विज्ञान, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसका हो सकता है तो 2 पार्ट में करना पड़ जाए मुझे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं ये जो योगदान है। TH एक्सेल जीव द्रव का जीवन भौतिक अधिकार है। कुछ पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू फ्लेमिंग माइटोसिस शब्द को प्रतिपादित किए। डब्ल्यू राउस यानी भ्रूण विज्ञान का स्थापना किए। डब्ल्यू वाल्टेयर क्रोमोसोम शब्द को प्रतिपादित किए। डॉक्टर इवानोव्स्की विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण दिए।
ए विजमैन जर्म प्लाज्मा निरता का सिद्धांत दिए। ई बुकनर ईस्ट कोशिका के एंजाइम प्राप्त करने उनसे किण्वन कराया और उन्हें जैमीज नाम दिया। क्या कहते हैं, ह्यूगो डुब्रिज उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया। टबॉट जो है जीवाणुभोजी की खोज की। ग्रिफिथ न्यूमोकोस जीवाणु के रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही अनुवांशिक पदार्थ हैं। नॉल एवं रस का प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण। क्या कहते हैं, जी डोमेक सल्फा ड्रग की खोज। हैंस क्रेब श्वसन के सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान CO2 इसी चक्र में फलस्वरूप निकलती है। जोबी स्मरर एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किया। जॉन सॉल्क पोलियो के बचाव के लिए टीके का निर्माण किया, जिसे सॉल्क टीका कहा गया। अरविंद खुराना पुनरावृत्ति अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से अनुवांशिक कोड का निरूपण किया। रॉबर्ट एडवर्ड परखनली शिशु की विकसित करने का तकनीक विकसित किए। रॉबर्ट जार्विक कृत्रिम हृदय विकसित किए। इन्हीं के नाम पर जैविक 7 नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 3 जो है यानी टॉपिक 3 ये ख़त्म होते हैं यार, और टॉपिक 4 से बची हुई जब तक बायोलॉजी ख़त्म ना हो जाए। तो जरूर रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।